प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम समझते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस समास में एक पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आपको याद रखना है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसी को हम कह सकते हैं कि जिस समास में एक पद उपमेय हो तथा दूसरा पद उपमान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास में आपको यह याद रखना है कि दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, विशेषण और विशेष्य। इसके बारे में हम जानते हैं। विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे हरा वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है इस शब्द से, अर्थात हरा शब्द जो है वह वृक्ष की विशेषता बता रहा है। तो यह जो हरा शब्द है वह विशेषण है और वृक्ष जो शब्द है वह विशेष्य है। इसी प्रकार लाल कपड़ा, यहाँ पर कपड़े की विशेषता बताई जा रही है कि ये लाल है, तो लाल शब्द विशेषण है और कपड़ा शब्द विशेष्य है। यहाँ पर दो अन्य शब्द आए हुए हैं, उपमेय व उपमान। इनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। यदि आपको इनके बारे में विस्तार से समझना है तो उससे संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इनके बारे में विस्तार से समझ सकते हैं। उपमेय का आशय होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान का आशय होता है जिससे तुलना की जाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख, एक पंक्ति है, चंद्रमा के समान मुख। यहाँ पर मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से, अर्थात मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। इनके बारे में हम अलंकार प्रकरण के अंतर्गत विस्तार से जानेंगे। तो हम समझ रहे थे कर्मधारय समास के बारे में। इसमें दोनों पदों के मध्य या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमेय व उपमान का संबंध होता है। जब कर्मधारय समास का विग्रह होता है तो दोनों पदों के मध्य है जो, के समान आदि शब्द आते हैं। आपको ये शब्द याद रखना है, दोनों पदों के मध्य है जो, के समान ये शब्द यदि आए तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के माध्यम से हम कर्मधारय समास को समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण है, नीला है जो कमल। यहाँ पर देखिए, इसका जब हम समासिक शब्द लिखते हैं तो नील कमल होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कमल शब्द की विशेषता यह नीला शब्द बता रहा है। कमल शब्द की विशेषता यह नीला शब्द बता रहा है। तो नीला शब्द जो है विशेषण है और कमल शब्द जो है विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। लाल है जो मणि, यहाँ पर देखिए मणि शब्द की विशेषता लाल शब्द के द्वारा बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। कनक के समान लता, यहाँ पर देखिए कनक के समान लता, लता की तुलना किससे की जा रही है? कनक से की जा रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय समास में दो पदों के मध्य उपमेय उपमान का भी संबंध हो सकता है। यहाँ पर लता उपमेय है और कनक उपमान है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण है, चंद्र के समान मुख। यहाँ पर मुख की विशेषता बताई जा रही है कि ये किसके समान है? चंद्रमा के समान है। या फिर इसको हम यह भी कह सकते हैं कि मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। अगला है, प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण है, पुरुषों में उत्तम। यहाँ पर किसी पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वह पुरुषों में उत्तम है। इस उत्तम शब्द के द्वारा पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। इसको हम लिखते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम को क्या लिखते हैं? पुरुषोत्तम। तो छात्रों, हमने देखा कि कर्मधारय समास के अंतर्गत दोनों पदों के मध्य
या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब हम देखते हैं कि द्विगु समास क्या होता है। जिस समास में एक पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। देखिए यहाँ पर संख्यावाची विशेषण शब्द आया है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी एक पद यहाँ पर संख्या होगा। उदाहरण देखते हैं, 3 लोकों का समाहार अर्थात त्रिलोक। देखिए यहाँ पर जो प्रथम पद है वह संख्यावाची विशेषण है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास है। 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा, यहाँ पर देखिए प्रथम पद जो है वह संख्यावाची विशेषण है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। 9 रात्रियों का समूह अर्थात नवरात्रि, यहाँ पर प्रथम पद देखिए एक संख्या है, इसलिए यहाँ पर भी द्विगु समास है। 7 ऋषियों का समूह, यहाँ पर 7 संख्या आई हुई है, सप्तर्षि या 7 ऋषियों का समूह, इसलिए यहाँ पर भी द्विगु समास है। 5 वटों का समूह अर्थात पंचवटी, यहाँ पर देखिए प्रथम पद पंच या 5 संख्या है, इसलिए यह जो शब्द है द्विगु समास के अंतर्गत आता है। द्विगु समास में आपको इतना याद रखना है कि इसमें एक पद संख्यावाची विशेषण होता है और जो समासिक शब्द होता है वह किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। तो छात्रों, हमने देखा कि कर्मधारय समास और द्विगु समास क्या होता है। अब हम इन दोनों में अंतर समझने का प्रयास करते हैं। कर्मधारय समास व द्विगु समास में अंतर देखिए, यहाँ लिखा है द्विगु समास का एक पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है। आपको याद रखना है कि जो द्विगु समास होता है उसका एक पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है और जो दूसरे पद की संख्या बताता है। ठीक है, जैसे नवरात्रि, यहाँ पर एक पद संख्यावाची है और यह दूसरे पद की संख्या बता रहा है। यहाँ पर दूसरा पद रात्रि है और यह रात्रियों की संख्या बता रहा है। ठीक है, जबकि कर्मधारय समास का एक पद विशेषण तो होता है परंतु संख्यावाचक नहीं होता, यानी संख्यावाचक विशेषण से भिन्न कोई विशेषण होता है। फिर से बता देता हूँ, द्विगु समास का एक पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है जो दूसरे पद की संख्या बताता है, जैसे यहाँ पर। जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण तो होता है जबकि संख्यावाचक नहीं होता, अर्थात संख्यावाचक विशेषण को छोड़ के कोई अन्य विशेषण हो सकता है। जैसे यहाँ पर है नील कमल, यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि ये नीला है। यह जो नीला शब्द है यह संख्यावाची विशेषण नहीं है, इसीलिए यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। यदि यहाँ पर संख्या हो जाती तो वह द्विगु समास के अंतर्गत आता। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।